Hello, friends. A very good morning, good afternoon, good evening, whenever you all are listening to me. I hope you all are doing good. And yes, I'm also doing good. Today, we are going to talk about a new topic, a new subject that is financial management. Financial management is very important for your syllabus. And हम financial management के सारे topics cover करने वाले हैं. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम आज फर्स्ट चैप्टर दैट इज नेचर सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करेंगे. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या बेसिक्स हैं, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस. हम यहाँ पे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंस की बात करेंगे बिकॉज हम बिजनेस के फाइनेंसेस की बात करने वाले हैं. सो व्हाट इज द नेचर ऑफ फाइनेंस, सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. दिस इज अ बेसिक लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा कवर करने वाले हैं. अराउंड 50 आवर्स के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं एंड 50 आवर्स में हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सारा स्टडी मटेरियल, सारे क्वेश्चंस और सारे हमारे MCQs हम कवर करने वाले हैं. तो आज हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ फाइनेंस की, क्योंकि अगर आपका बेस ही नहीं है, यू डोंट नो व्हाट यू आर हियर टू स्टडी, आपको पता ही नहीं है, मैं आपको सीधा ही एक बड़े चैप्टर से स्टार्ट करा दूं तो वो मजा नहीं आएगा. यू शुड नो दैट व्हाट वी आर हियर टू स्टडी, व्हाई वी आर स्टडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, व्हाट इज फाइनेंस, व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट और उसको कैसे यूज किया जाता है. तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स प्रोसीड ऑन. हम यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सारे चैप्टर्स कवर करने वाले हैं. So without wasting your time, if I start with the introduction is very important because हम यहाँ पे फाइनेंस का मतलब समझने वाले हैं. फाइनेंस का मेन मतलब क्या है? साइंस ऑफ मैनेजिंग मनी. हमारे पास अगर पैसा है और हमें उसको मैनेज करना नहीं आता है तो दैट इज ऑफ नो यूज. हम फाइनेंस क्यों सीख रहे हैं? फाइनेंस में बहुत चीजें हम देखेंगे कि कैसा पैसे बिजनेस में लाया जाए, कैसे उसको इन्वेस्ट किया जाए, प्रॉफिट्स कमाए तो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, हम कैसे फाइनेंस कर सकते हैं, हमारे पास मनी है तो हम उसको कैसे मैनेज करें. हम यहाँ पे सारे चैप्टर्स में धीरे धीरे डिटेल करेंगे एंड ये वाले जो चैप्टर में, ये वाले जो लेक्चर में हम सारा बेसिक कवर करने वाले हैं. दैट व्हाट चैप्टर्स आर यू गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. हम यहाँ पे इंट्रोडक्शन में ये देख रहे हैं कि फाइनेंस क्या है. इट्स अ साइंस ऑफ मैनेजिंग द मनी. इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. फाइनेंस इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ प्रोविजन फॉर मनी एट द टाइम व्हेन इट इज नीडेड. हम अकाउंट्स में देखते आए हैं कि हम प्रोविजन क्रिएट कर देते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 में. यहाँ पे फाइनेंस प्रोविजन फॉर मनी को भी कहा गया है. फाइनेंस फंक्शन इन द प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन इन द बिजनेस कंसर्न. हम फंड्स को कैसे प्रोक्यूर करें, कैसे बिजनेस में लाएं और कैसे उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करें. हमारे पास बिजनेस में सबसे पहले एवरी बिजनेस, वेदर आई टॉक अबाउट एवरी बिजनेस, हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हमारे पास सबसे पहले बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? मनी चाहिए. हम उस मनी की प्रोक्रूटमेंट ऑफ फंड्स की बात कर रहे हैं एंड उसको यूटिलाइजेशन कैसे करें उसकी बात कर रहे हैं. तो सर हम कोई भी स्टार्टअप देखें, हम एग्जाम्पल्स भी लेंगे हमारे लेक्चर्स में. हम मार्केट में अगर कोई जो कंपनीज के जो स्टार्टअप्स हैं, जैसे हमारे स्टार्टअप्स हमारे होते रहते हैं, कोई अगर कंपनी का बिल्कुल फॉल हो जाता है तो हम वैसा एग्जाम्पल लेंगे. जैसे जेट एयरवेज एकदम से बंद हो गया है, हम उसका एग्जाम्पल लेंगे. स्टार्टअप जो हमारे सक्सेसफुल हैं जैसे स्विगी है, हम उसका एग्जाम्पल लेंगे. हम सारी चीजें प्रैक्टिकल एनालिसिस के साथ करने वाले हैं. आई एम नॉट हियर टू टेल यू एंड just to guide you whatever is written in your study material. I'm here to tell you the examples, I'm here to tell you the business models, I'm here to tell you the practical cases which are going on in the market. And finance हम समझने की कोशिश कर रहे हैं. Procurement of funds and effective utilization. हम business finance की अगर बात करें, बिजनेस फाइनेंस, हम बिजनेस फाइनेंस की बात करें, दिस वाज द मीनिंग ऑफ नॉर्मल फाइनेंस. हम अगर बिजनेस में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कॉर्पोरेट फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद बजटिंग, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग, कैश मैनेजमेंट,
credit administration, investment analysis, and funds procurement of the business needs to adopt modern technology and application of suitable dynamic global environment. इसका क्या मतलब है, सब समझ में आएगा। हम बिजनेस फाइनेंस का ही यहाँ पे मेन हमारा सब्जेक्ट है। उसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, बजटिंग की बात करेंगे। बजटिंग में हम कॉस्ट वाली बजटिंग की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पे बजटिंग में कैपिटल बजटिंग की बात कर रहे हैं। कैपिटल बजटिंग हमारा एक अलग से चैप्टर है, जिसमें हमें क्या पता लगता है कि हम कौन से एसेट में इन्वेस्ट करें, हमारे प्रेजेंट वैल्यूज क्या होती हैं, हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, कौन सा एसेट कब रिप्लेस करना है, एसेट ए में इन्वेस्ट कर खरीदना है या बी खरीदना है। तो हमारा जो बजट है, जितना भी एक्स अमाउंट, उसको हम कैसे फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करें, वो हमारा बजटिंग है। फाइनेंशियल फोरकास्टिंग हमारी जो करंट परफॉर्मेंस है बिजनेस की, इफ टुडे इज 2018-19, अगर 19-20 मेरा 18-19 की बैलेंस शीट जो प्रिपेयर्ड है, उसको मैं देख के एक एनालिसिस कर सकता हूँ, फोरकास्ट कर सकता हूँ कि मेरे आने वाले जो साल है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर्स में मार्केट की एनालिसिस करते हुए मेरा कितना इनफ्लो रहेगा, मेरा कितना प्रॉफिट रहेगा, मैं कितना जनरेट कर पाऊंगा। दैट इज फोरकास्टिंग इन फाइनेंस स्पेस, फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। कैश को मैं कैसे मैनेज करूंगा, क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सर क्रेडिट की भी बात करूंगा। वर्किंग कैपिटल में हम यहाँ पे बात करेंगे, वर्किंग कैपिटल आपका अलग चैप्टर है। वर्किंग कैपिटल मैनेज करना पड़ता है, दैट इज टू मैनेज द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज एंड मैनेज द शॉर्ट टर्म एसेट्स और कैश फ्लोज। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, हमारे पास सर मनी आ गया, मनी हम कैसे ला सकते हैं बिजनेस में, कैसे मनी आएगा, इसकी हम बात करेंगे। दिमाग में अभी सारे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, सारे चैप्टर्स जो आपके लिंक हैं, सारे यहाँ पे बेस यहाँ बनने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हमें यहाँ पे मेन, अगर मैं स्टार्टअप आपके साथ शुरू करना चाहूँ तो मुझे सबसे पहला क्या चाहिए, मनी चाहिए। मनी हम कहाँ से लाएंगे, हम उसको कैसे यूज करेंगे, उसकी कैसे कॉस्ट निकालेंगे, तो उसकी हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बात करेंगे। तो सर बहुत सारे चैप्टर्स यहाँ पे सिर्फ बेसिक की बात कर रहे हैं। फंड्स को कैसे प्रोक्यूर करेंगे, ऑफ द बिजनेस नीड्स टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सुटेबल टू द डायनामिक ग्लोबल एनवायरनमेंट। तो आई होप आपको फाइनेंस का एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि फाइनेंस में हम मनी को मैनेज करने की बात कर रहे हैं। अगर आप पर्सनल फाइनेंस की बात करें, यहाँ पे फाइनेंस पर्सनल भी है, यहाँ पे फाइनेंस बिजनेस का भी है। तो सर अगर आपके पास 10 लाख रुपए पड़ा है, तो 10 लाख रुपए आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो दैट इज मैनेजिंग मनी। तो उसको हम पर्सनल फाइनेंस कहेंगे। हमारा मेन सब्जेक्ट बिजनेस को मैनेज करने के लिए है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ओवरऑल मैनेजमेंट। इट इज कंसर्न विद द ड्यूटीज ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर्स इन द बिजनेस फर्म। बिजनेसेस में फाइनेंशियल मैनेजर्स होते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर्स क्या करते हैं, हम उनकी ड्यूटी है कि उनको फाइनेंस को मैनेज करना है बिजनेस फर्म का। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ब्रॉडली कंसर्न विद रेजिंग ऑफ फंड्स। हम फंड्स को कैसे रेज करेंगे, फंड्स मींस मनी। इफ आई एम स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, तो आई एम अ फाइनेंशियल मैनेजर, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक कंसर्न क्या है, टू रेज द मनी, कैसे मैं रेज करूंगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका हमारा अलग से चैप्टर है। क्रिएटिंग वैल्यू टू द एसेट्स ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज बाय एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स। एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स, फंड्स को हम कैसे एफिशिएंटली एलोकेट कर सकते हैं। सर मैंने 1 करोड़ रुपए रेज कर लिया मनी, लेकिन मैं उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करूंगा, उसको क्या कहते हैं, एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब ये है कि मैं कितना उसको बिजनेस में लगाऊं, कितना मैं उससे फिक्स्ड एसेट्स खरीदूं, कितना मैं उससे स्टॉक खरीदूं, कितना मैं उसकी फैक्ट्री रेडी करूं, कितना मैन्युफैक्चरिंग में यूज करूं, कितना मैं मार्केटिंग में यूज करूं। एलोकेशन ऑफ फंड्स एफिशिएंट होना चाहिए, राइट।
आई होप यू आर गेटिंग, बिकॉज हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे, हम यहाँ पे ये सोचेंगे कि हम बिजनेस को फाइनेंस कर रहे हैं। यू आर द फाइनेंशियल मैनेजर वाइल स्टडिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट बीकॉम में पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, या पहले पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो उससे भी अच्छी बात है, बिकॉज आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपने नहीं पढ़ा है। सो हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ फंड्स। फंड्स को हम एफिशिएंटली कैसे यूज करेंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताएगा। इट इज अ स्टडी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स इन द मोस्ट ऑप्टिमम मैनर टू मैक्सिमाइज द रिटर्न्स ऑफ द फर्म बाय मेकिंग प्रॉपर डिसीजन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड्स। इन अदर वर्ड्स, रेजिंग ऑफ फंड्स शुड इन्वॉल्व मिनिमम कॉस्ट एंड टू ब्रिंग मैक्सिमम रिटर्न। हमारा ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है कि हमारा मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए और मैक्सिमम रिटर्न होनी चाहिए। बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। अगर मैं सर बिजनेस में पैसा लाना चाहता हूँ तो व्हाट इज माय बेसिक ऑब्जेक्टिव, दैट वो मेरी मिनिमम कॉस्ट पे आए और जो मैं जहाँ पे मैं उसको एलोकेट करूँ, जहाँ मैं उसे इन्वेस्ट करूँ, वो मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स दे। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तभी मैं बिजनेस कर रहा हूँ कि मुझे मैक्सिमम रिटर्न्स मिले और मैं पैसा कमा सकूँ, राइट। तो मेरा यहाँ पे फाइनेंस का बेसिक हमने समझ लिया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमने समझ लिया, हमने कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर ली, बिजनेस फाइनेंस की बात कर ली। हम आगे बढ़ते हैं कि नेचर, सिग्निफिकेंट एंड स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारा स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे यही सारे चैप्टर्स आगे हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमारा बेस तैयार हो रहा है कि हम आने वाले चैप्टर्स में क्या पढ़ने वाले हैं एंड व्हाई दीज चैप्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू स्टडी इन योर प्रोफेशनल कोर्स। तो यहाँ पे नेचर, सिग्निफिकेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले हमारा मेन थिंग क्या है, फाइनेंशियल डिसीजंस। वी आर कंसर्न अबाउट फाइनेंशियल डिसीजंस। फाइनेंशियल डिसीजंस तीन तरह के होते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। इसका क्या मतलब है सर कि अगर मेरे पास पैसा है, मेरे पास अगर फंड्स हैं, अगर मैंने फंड्स को रेस कर लिया तो या तो मैं उसको इन्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट में कर सकता हूँ स्टॉक में, इन्वेस्ट में कर सकता हूँ बॉन्ड्स में, इन्वेस्ट में कर सकता हूँ प्रॉपर्टी में, इन्वेस्ट में कर सकता हूँ फिक्स डिपॉजिट्स में बैंक में, तो बहुत तरीके हैं, प्रोविडेंट फंड में। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कैसे ले जाएंगे, वो कौन क्या कैसे पता चलेगा, कैपिटल बजटिंग से एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से। सर क्या मतलब हुआ इसका, बिकॉज आई एज्यूम कि आप ये फर्स्ट टाइम चीजें सुन रहे हैं, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा सब्जेक्ट है थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी है और समझने वाला भी है और कंसेप्चुअल है। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर मुझे करनी है तो मेरा यहाँ पे कैपिटल बजटिंग ये डिसाइड करेगा कि मुझे इन्वेस्टमेंट कब करनी है, कैसे करनी है एंड कितनी करनी है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी मुझे ये बताएगा। सर ये मतलब क्या है इसका, कैपिटल बजटिंग का क्या मतलब है, ये मुझे बताता है इन व्हाट फिक्स्ड एसेट्स टू इन्वेस्ट, मुझे कौन से फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। व्हाट फिक्स्ड एसेट्स टू इन्वेस्ट, फिक्स्ड एसेट्स में कौन से में इन्वेस्ट करना चाहिए, मुझे कैपिटल बजटिंग बताएगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या बताएगा साहब, मुझे कैसे मैनेज करना है करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स क्या होते हैं, करंट लायबिलिटीज क्या होती है, हम सब अकाउंट्स में पढ़ के आए हैं। अगर आप अकाउंट्स पढ़ रही हैं, पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको सब बताऊंगा। वर्किंग कैपिटल को हमको मैनेज करने की जरूरत है, तभी हमें बिजनेस आगे हम कर सकते हैं, हम बिजनेस तभी रन कर सकते हैं। फाइनेंसिंग डिसीजंस, ये हमारी इन्वेस्टिंग डिसीजंस हो गए। फाइनेंसिंग डिसीजंस मेरे क्या है सर, फाइनेंसिंग डिसीजंस मेरे कॉस्ट ऑफ कैपिटल बताएगा या कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मुझे क्या बताएगा, हाउ टू रेज द मनी एंड फ्रॉम वेयर टू रेज द मनी, हमें कहाँ से पैसा रेज करना है, हाउ टू रेज द मनी एंड हाउ टू रेज द मनी एंड फ्रॉम वेयर टू रेज द मनी, हाउ एंड वेयर, हमें पैसा कहाँ से रेज करना है और कैसे रेज करना है, ये हमें कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा। और जो भी हम पैसा रेज कर लेंगे उसकी हम
कॉस्ट निकालेंगे। कॉस्ट अगर हमने इक्विटी से रेस किया तो उसकी कॉस्ट निकालेंगे, दैट विल बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डिबेंचर्स हमने रेस कर दिए, हमने उसकी कॉस्ट निकालेंगे, दैट इज कॉस्ट ऑफ डेब्ट। हम प्रेफरेंस शेयर्स रेस कर दिए तो हम उसकी कॉस्ट निकालेंगे। तो हम फाइनेंसिंग के डिसीजंस उसी हिसाब से लेंगे। और डिविडेंड डिसीजन हम लेंगे, हमारा डिविडेंड का अलग चैप्टर है। डिविडेंड डिसीजन हम लेंगे जब हमारे पास प्रॉफिट है। अगर हमारे पास प्रॉफिट्स हैं तो प्रॉफिट्स हम क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को या तो हम इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में, या तो हम उसको क्या कर सकते हैं, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे सकते हैं। तो दो ऑप्शन होते हैं। डिविडेंड हम कैसे देंगे, किस हिसाब से देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हमेशा प्रेफरेंस रहता है डिविडेंड में, उस हिसाब से हम यहाँ पे स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर 1 इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, नंबर 2 इज फाइनेंसिंग डिसीजन, नंबर 3 इज डिविडेंड डिसीजन। आगे बढ़ते हैं। सर हम डिसीजन कैसे लेंगे, जिसके लिए यहाँ पे डिसीजन क्राइटेरिया बताया गया है। डिसीजन क्राइटेरिया कैसे डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव थ्रू इंस्ट्रूमेंटली ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। द मेन ऑब्जेक्टिव इज द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन परस्यू आर मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न एंड मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। हम अगर नॉर्मली भी सोचे, हम अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, छोटे से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न एंड मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। हमारे खर्चे कम से कम हो, जो हमारे कॉस्ट है वो कम से कम हो, मिनिमाइजेशन ऑफ द कॉस्ट। एंड जो हमारा प्रॉफिट है, जितना हमने पैसा बिजनेस में लगा रखा है, उसका मुझे जो रिटर्न मिले वो मैक्सिमम हो। ये मेरा हर बिजनेस का basic objective है। Decision criteria in the financial management can be studied under two separate heads: the criteria for investment decisions and the criteria for financing decisions। हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ करनी है और हमें बिजनेस में फाइनेंस कैसे लाना है, इस तरीके से हम बाइफरकेट कर रहे हैं। क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर मेनली कंसर्न विद प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर थ्रू बजटिंग प्रोसेस। हम बजटिंग प्रोसेस में कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। फॉलोइंग द टूल्स ऑफ एनालिसिस, दैट इज पे बैक पीरियड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड्स, एनपीवी। ये सारी चीजें हम कहाँ पढ़ेंगे, सारी चीजें हम कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। कैपिटल बजटिंग आपको बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में कराऊंगा, जिसमें हम पे बैक पीरियड पढ़ेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू पढ़ेंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ेंगे। कैश फ्लोज तो हम जानते हैं क्या होता है, लेकिन हम डिस्काउंटेड कैश फ्लोज पढ़ेंगे, राइट। तो सब आपको कैपिटल बजटिंग में बताऊंगा। यहाँ ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्राइटेरिया हमें इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कब देखने के लिए, कि हम इन्वेस्ट कैसे करें, कब करें, हमें कैपिटल बजटिंग में ये वाले कंसेप्ट सिखाएंगे। However, the essence and the inherent spirit in these technique is based on the logic which helps in decision making process. As a matter of fact, these decisions have been founded on the basis of decision criteria. कुछ क्राइटेरियाज यहाँ पे दे रखे हैं अर्जेंसी के हिसाब से, जैसे क्रिएशन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट इन मेनली कॉर्पोरेट यूनिट्स। अर्जेंसी कि हमें कितना अर्जेंट है हमें इन्वेस्टमेंट के लिए, फाइनेंसिंग के लिए। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड क्या होता है, जितना टाइम लग रहा है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू रिटर्न द इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू द फर्म अकाउंट। मतलब मैं अगर बिजनेस में 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, तो मेरा कितना वो 10 लाख रुपए टाइम, कितना टाइम में वो 10 लाख रुपए मेरी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है दैट इज 10 लाख रुपीज, और कितना टाइम में मुझे वो 10 लाख रुपीज बिजनेस में वापस मिल जाएंगे जितना मैंने इन्वेस्ट किया है, दैट इज पे बैक पीरियड, राइट। टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैश फ्लोज फ्रॉम द प्रोजेक्ट टू रिटर्न द इनिशियल इन्वेस्टमेंट्स। इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने में कितने टाइम में हमें रिटर्न हो जाए। रेट ऑफ रिटर्न्स हम पढ़ेंगे, हम बहुत तरीके के रेट ऑफ रिटर्न्स होते हैं। अनडिस्काउंटेड बेनिफिट कॉस्ट रेशियो, ये रेशियो है बिटवीन द एग्रीगेट बेनिफिट्स एंड द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। डिस्काउंटेड कॉस्ट बेनिफिट रेशियो। प्रेजेंट वैल्यू मेथड, प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या हम देखते हैं, constantly declining as a rupee received today is more than the value of the rupee at the end of the year। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यहाँ कंसेप्ट लग जाता है। प्रेजेंट वैल्यू में कौन सा कंसेप्ट लग जाएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बहुत डिटेल में कराऊंगा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है,
टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये कहता है कि आज का 1 रुपया और हमारे 1 साल बाद का 1 रुपये में बहुत फर्क होता है, हमारी रुपये की वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है, तो वो हम यहाँ देखेंगे। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, इस इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए यूज किया जाता है, ये हम कहाँ पढ़ेंगे, ये हम कैपिटल बजटिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि हमारा ये हम क्यों पढ़ने वाले हैं, हमारे चैप्टर्स में क्या क्या चीजें हैं, हम फाइनेंस का बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये आपके स्टडी मटेरियल में दे रखा है। ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ एनी बिजनेस हैज सेट ऑफ गोल्स एंड टू इंटरप्रेट इन रिलेशन। हमारे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब है कि मैक्सिमाइज करें हम प्रॉफिट्स, यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट्स को फोकस किया गया है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मींस अ फर्म ईदर प्रोड्यूस मैक्सिमम आउटपुट फॉर अ गिवन इनपुट amount of input or uses a minimum input for producing the given output. It is considered as an important goal in the financial decision making. In the recent year, under the changed corporate environment, profit maximization is regarded as unrealistic, difficult and appropriate and socially not much preferred goal for the business organization. ऐसा क्यों सर? क्योंकि हमारा प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज कर देना इज नॉट द बेसिक ऑब्जेक्टिव। हमारा शेयर होल्डर्स के लिए भी हमको काम करना है, हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए भी काम करना है। हमने सिर्फ प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज कर लिया, वो अनरियलिस्टिक है, डिफिकल्ट है और इनएप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे इट इज अ way conceptually, it ignores timing of return, it ignores the risk factor। हर इन्वेस्टमेंट का रिस्क होता है, इग्नोर करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इट may tempt to such decision which may be long run prove disastrous। एंड यहाँ पे इसके कुछ ड्रॉबैक्स लिखे हुए हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी हमें वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। दिस इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू सोलोमन, द शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइजेशन द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कोर्स ऑफ एक्शन टू द शेयर होल्डर्स। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, सारी चीजें दिमाग में अभी आ रही होंगी सर। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज। ये हमारा कैपिटल बजटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमें कैश इनफ्लोज तो हमें पता है, कैश आउटफ्लोज भी हमें पता है, हम अकाउंट्स में सीख के आए हैं, लेकिन हम उसकी प्रेजेंट वैल्यूज निकाल के प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज निकालेंगे। और मेरे इनफ्लोज अगर आउटफ्लोज से ज्यादा है और ये पॉजिटिव आ गया तो मेरा यहाँ पे डिसीजन मेरा फेवरेबल हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यहाँ पे वो एक्सेप्शन आ जाती है डिसीजन के लिए। एनपीवी और द वेल्थ ऑफ द कोर्स ऑफ द एक्शन इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स बेनिफिट्स एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इट्स बेनिफिट्स मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो। मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रेजेंट वैल्यू नॉट ओनली फॉर द शेयर होल्डर्स बट फॉर ऑल इंक्लूडिंग द एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी एट लार्ज। ये हमारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, दैट इज एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी एट द लार्ज। हमको सबके लिए सबके बेनिफिट के लिए कंपनी में वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करनी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाज ओनली फोकसिंग ऑन मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट, नथिंग एल्स। लेकिन यहाँ पे हम वेल्थ मैक्सिमाइज कर रहे हैं शेयर होल्डर्स की, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज, कस्टमर्स, सप्लायर्स एंड कम्युनिटी को ध्यान रखते हुए। दिस गोल फॉर द maximum present value is generally justified on the following grounds. It is consistent with the objective of maximizing owners' economic welfare. It focuses on the long-term picture. दूर की दृष्टि, हमारा दूर का विजन हमें यहाँ दिखता है। रिस्क को मैं कंसिडर करता हूँ, रिस्क मेरे सिस्टमैटिक हैं, अनसिस्टमैटिक हैं, बहुत डिटेल में बताऊंगा आपको बाद में। Recognizes the value of the regular dividend payments. डिविडेंड मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, रेगुलर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो रिकॉग्नाइज करता है। Takes into account the time value of money. Time value of money is a very important concept in financial management, जिसमें हम मनी की टाइम के हिसाब से वैल्यू को समझते हैं, वो यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। It maintains the market price of the share. मेरे अगर शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है, ट्रेडेड है, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस को मेंटेन करता है। It seeks growth in the sales and earnings. मेरी सेल्स एंड अर्निंग्स में भी ग्रोथ होती है। तो अगर मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो शेयर होल्डर की है उनमें डिफरेंस देखूं
देखूं तो क्या मुझे दिख रहा है, इनका ऑब्जेक्टिव था कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स, सिर्फ प्रॉफिट्स कमाओ साहब और कोई लेना देना नहीं है। इनका ऑब्जेक्टिव है हाईएस्ट मार्केट वैल्यू ऑफ द कॉमन स्टॉक। एडवांटेजेस क्या है, इट इज इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट्स इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन द फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट्स। पर यहाँ पे क्या एडवांटेजेस है मेरे शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, लॉन्ग टर्म एम्फेसिस है, recognizes risk and uncertainty, recognizes the time value of return and consider the return। मेरे यहाँ पे ये वाला जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली feasible है और बहुत accepted है, accepted at large है। Disadvantages दोनों के हैं, emphasis is for short term, ignores risk and uncertainty, ignores time of return and requires immediate resources। और यहाँ पे क्या है सर, offers no clear relationship between financial decision and stock price। मेरे शेयर होल्डर वेल्थ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं क्लियर करता बिटवीन फाइनेंस के डिसीजंस एंड स्टॉक के प्राइस का, एंड कैन लीड टू द मैनेजमेंट एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। तो यहाँ पे अगर हम कंक्लूड करते हुए अगर मैं यहाँ बोलूँ, इन अदर वर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट में इमर्ज इन द एरिया ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वुड बी अ मेजर ऑफ अटर्निंग प्रॉफिट, attaining the profit in the firm, and wealth maximization would consider the effect of EPS and dividend to shareholders। यहाँ पे मेरी बात आई earnings per share, that is EPS, एंड यहाँ पे मेरी बात आई डिविडेंड्स। यहाँ पे सर हम EPS निकालना सीखेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। मेरी पर अर्निंग शेयर होल्डर्स के लिए कितनी अर्निंग्स है, अर्निंग पर शेयर, एक शेयर के लिए कितनी अर्निंग्स है, मेरी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बताता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन शुड बी फुलफिल्ड बाय इंक्रीजिंग द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स थ्रू डिसीजंस इन द फ्यूचर case flow, dividend and earnings per share, but to maximize the profit, and financial manager may have to consider the issue like retained earnings, non-payment of dividends, investing funds in the profit outlets। मतलब क्या हुआ सर, फाइनेंशियल मैनेजर को सारी चीजें कंसिडर करनी पड़ेंगी। रिटेन्ड अर्निंग्स का क्या मतलब है, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब है कि सर कितनी अर्निंग्स में, जितना प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कितना मैं प्रॉफिट अपना बिजनेस में जो मैंने कमाया, कितना मैं अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहा हूँ, रिटेन कर रहा हूँ। दैट इज रिटेन अर्निंग्स, नॉन पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड इन्वेस्टिंग फंड्स इन द प्रॉफिटेबल आउटलेट्स। द फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू ट्राई टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट विदाउट एनी वे affecting the shareholders' wealth, because primary goal of the financial decision making is to achieve wealth maximization। तो this is very important। अगर आपको एग्जाम में पूछे what is the primary goal of financial decision making, with this wealth maximization or profit maximization, it is wealth maximization। Profit maximization is a narrow objective of financial management because profit is the test of economic efficiency, but wealth maximization is comprehensive objective of financial management। It goes beyond the quantitative aspects and consider the qualitative benefits in the firm। Quantitative aspects के beyond जाके qualitative benefits कौन consider करता है, wealth maximization। तो wealth maximization में अगर मैं बात करूं, सारी चीजें आ जाती हैं। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज भी मैं कर लेता हूं, मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी भी मैं कर लेता हूं, कितनी लिक्विडिटी मुझे चाहिए, कितना मुझे कैश या कैश इक्विवेलेंट चाहिए, मुझे बिजनेस चलाने के लिए कितना पैसा चाहिए, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को भी मैं मीट कर लेता हूँ, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स को भी मैं मीट कर लेता हूँ। मेरे पास फंड्स तो हैं, मेरे पास 1 करोड़ रुपए तो है, लेकिन मैं उसको यूटिलाइज कैसे करूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना इंपॉर्टेंट है, लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखना इंपॉर्टेंट है, जिससे मैं अपने बेसिक खर्चे चलाता रहूं, मैं अपना बिजनेस रन करता रहूं, एंड मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मेजर ऑफ मीन्स टू मेजर शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन। ये हमारे अकाउंट्स में भी हम पढ़ के आए हैं। अकाउंट्स में हमने कहा पढ़ा था, ये कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमारा अकाउंट्स में इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड स्टेटमेंट्स बहुत हमने डिटेल में करा था। इसको मैं फटाफट आपको रिवाइज कराता हूँ। कुछ भी नहीं है सर,
Economic value added is the after tax cash flow generated by the business minus the cost of capital it has deployed to generate that cash flow, representing the real profit versus the paper profit. हमारा जो net operating profit after tax है, net operating profit after tax EVA निकलता कैसे है? Net operating profit after tax minus return on operating capital. मेरा net operating profit after tax का क्या मतलब है? रियल प्रॉफिट्स जो मैंने साल में कमाए और मेरे यहाँ पे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स या जो पेपर प्रॉफिट्स थे जो मैंने एक्सपेक्ट करे थे बिजनेस के बिगनिंग में, ईयर के बिगनिंग में, उतने से अगर मैं माइनस कर दूं, अगर मैं रियल प्रॉफिट्स दैट इज एक्चुअल प्रॉफिट्स को एक्सपेक्टेड से माइनस कर दूं तो वो मेरा ईवीए है. ईवीए अगर पॉजिटिव है तो मैंने सर बिजनेस में एक्चुअल प्रॉफिट ज्यादा कमाए हैं एक्सपेक्टेड से. तो ये हमारा corporate financial reporting का concept है. A positive EVA means a firm is generating a return to invest capital that exceeds the direct opportunity cost to invest, and the negative EVA means that the firm did not generate sufficient return. ये आप corporate financial reporting से cover कर सकते हैं. EVA represents the value added to the shareholders. इसके मैंने corporate financial reporting में practical question भी करा रखे हैं. EVA will increase the operating profit, grow without employing additional capital. Additional capital is invested in the projects that give the higher return and than the cost of procuring new capital, and unproductive capital is liquidated. The financial manager as a measure of performance also function to find out return on equity. Return on equity क्या होता है बहुत डिटेल में करेंगे. मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है बहुत डिटेल में करेंगे. EPS कैसे निकलता है बहुत डिटेल में करेंगे. बाय एडिंग द वैल्यू ऑफ मार्केट वैल्यू एडेड. मार्केट वैल्यू एडेड मैंने आपको कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में करा रखा है. मार्केट वैल्यू एडेड EVA सब हम कवर कर चुके हैं. दिस वर्क्स इन क्लोज नेक्सस टू द वैल्यू एडेड कंसेप्ट. यहाँ पे आते हैं सर वैल्यू ऑफ द फर्म रिस्क and return. Value of the firm risk and return. Financial decision incur different degree of risk. हमारे जो decisions हैं financial decisions जिसे हम कहते हैं कि हम finance कैसे करें, वो degree of risk अलग अलग risk से हमारे effect होते हैं. Investor decision to invest in a risk-free government bonds has a less risk as interest rate is known and the risk of the default is very less. हमारे सर फाइनेंसिंग डिसीजंस में जब हम इन्वेस्ट करते हैं, हमें इन्वेस्ट करना है तो हमारे जो रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं इसमें हमारा मिनिमम रिस्क है. क्यों? क्योंकि हमें पता है इंटरेस्ट रेट या तो 8% होगा या 9% होगा या 7% होगा एंड द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट इज वेरी लेस. बहुत कम इसका रिस्क का डिफॉल्ट है. ऑन द अदर हैंड इन्वेस्टर वुड इनकम मोर रिस्क इफ यू डिसाइड टू इन्वेस्ट इन शेयर्स. शेयर्स का हमारी वॉलेटिलिटी रहती है, बहुत हमारी मार्केट फ्लक्चुएट करती रहती है. तो यहाँ पे सर रिस्क बहुत ज़्यादा है. हम ज़्यादा भी कमा सकते हैं, हम लॉस भी कर सकते हैं. एज अ रिटर्न इज नॉट सर्टन. हमारा रिटर्न सर्टन नहीं है. हाउएवर द इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट अ लोअर रिटर्न फ्रॉम द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड हायर फ्रॉम द शेयर. हम अगर ज़्यादा रिस्क लेंगे, हम अगर ज़्यादा रिस्क लेके शेयर्स में इन्वेस्ट करेंगे एंड वी नो कि व्हेन टू बाय व्हेन टू सेल एज पर द मार्केट ट्रेंड, एज पर द financials, as per the financial decisions and the financial results of the companies, क्योंकि सारी चीजों से हमारा स्टॉक जो कंपनी का है इफेक्ट कर जाता है, तो हम यहाँ पे हायर रिटर्न्स कमा सकते हैं. एंड अगर हमें नॉलेज नहीं है तो हम लॉसेस भी कमा सकते हैं. रिस्क एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न मूव इन टैंडम. द ग्रेटर द रिस्क, यहाँ पे ये बात समझने वाली है. द ग्रेटर द रिस्क द ग्रेटर वुड बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न. एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है? जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कमा लूंगा. अगर मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा लगा रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरा 8% उसका इंटरेस्ट है तो 8% ही कमाऊंगा. इससे ना कम होगा ना ज्यादा होगा. अगर मैं बिजनेस में पैसा लगा रहा हूँ, स्टॉक में पैसा लगा रहा हूँ, शेयर्स में पैसा लगा रहा हूँ, तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न बढ़ जाता है. एक्सपेक्टेड रिटर्न आई कैन एक्सपेक्ट 10%, 15%, 20%. तो यहाँ पे रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप कैसे हम यहाँ पे देखेंगे. रिस्क यहाँ पे दिखा रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ दिखा रहा है. अगर मेरा
अगर मेरी ये वाली लाइन क्या है, रिस्क फ्री रिटर्न है, अगर मेरा रिस्क फ्री रिटर्न है तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे इतना रेट, यहाँ पे ये वाला जो मेरा लाइन है, ये मैं बैंक्स की फिक्स डिपॉजिट से कमा सकता हूँ, या मैं बैंक में फिक्स डिपॉजिट करके कमा सकता हूँ, या मैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके कमा सकता हूँ, या मैं कोई भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में कमा सकता हूँ जिसमें मेरा यहाँ पे जीरो रिस्क है। यहाँ पे जीरो रिस्क की बात है, कोई रिस्क नहीं है, मुझे इतना मिलेगा ही मिलेगा। और अगर मैं थोड़ा सा रिस्क लेके, अगर मैं यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड अगर मेरा मैंने शेयर्स में लगा रखा है और मैंने यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रखा है, तो मेरा यहाँ पे रिस्क भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे अगर मेरा रिस्क जीरो है तो यहाँ पे मेरा रिस्क 2 के आसपास आएगा। अगर यहाँ पे जीरो है तो ये मेरा जो यहाँ पे पहुंच गया, यहाँ पे मेरा रिस्क 2 के हिसाब से पहुंच जाएगा। और ये जो मेरा एक्स्ट्रा जो मैंने कमाया, इतना मैं बैंक में एफडी करके यहाँ पे 8% कमा सकता था, लेकिन मैंने यहाँ पे 20% कमाने की इच्छा रखी, तो मेरा ये जो एक्स्ट्रा मैंने जो कमाया उसको मैं क्या कहूँगा, रिस्क प्रीमियम। मेरा एक्स्ट्रा क्या हुआ, 12% मैंने एक्स्ट्रा कमाया, क्योंकि मेरा रिस्क फ्री रिटर्न 8% चल रहा था। मैंने रिस्क फ्री रिटर्न 8% चल रहा था रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, लेकिन मैंने बॉन्ड्स में नहीं लगाया, मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया जहां पर रिस्क ज्यादा है, और मैंने 20% कमाया। तो मैंने जो 12% एक्स्ट्रा कमाया उसको मैंने क्या कहा, रिस्क प्रीमियम मैंने कहा। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको ग्राफ के थ्रू समझ सकते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म, रिटर्न एंड रिस्क। इसको मैं अगर समझाने की कोशिश करूं कि मेरा रिटर्न और रिस्क का ही सारा खेल है, दोनों को मैं कंसिडर करूंगा सारे डिसीजन में। मैं कैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कैसे फाइनेंस कर रहा हूँ, कितना मैं डिविडेंड्स दे रहा हूँ, और दोनों का मैं ट्रेड ऑफ कर दूंगा मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म में। मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे निकलती है वो हम बहुत डिटेल में करेंगे, इसको हम समझ के आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने कहा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एंड इज डिजाइन एज एबिलिटी टू द बिजनेस टू मीट शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस। सर बिजनेस को चलाने के लिए शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा चाहिए, मुझे सर लेबर को पैसे देने हैं, स्टाफ की सैलरी निकालनी है, स्टेशनरी का खर्चा है, स्टाफ वेलफेयर का खर्चा है, तो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, उसको मेंटेन करने के लिए मुझे लिक्विडिटी चाहिए, कैश चाहिए या बैंक बैलेंस चाहिए। इट शोज द क्विकनेस विद व्हिच द बिजनेस और कंपनी कैन कन्वर्ट एन एसेट्स इनटू द कैश टू पे व्हाट इट ओज इन द नियर फ्यूचर। कंपनी को जो पैसे नियर फ्यूचर में देने हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, उसको यहाँ पे मेंटेन करना है लिक्विडिटी से। इट इज यूज्ड एज मैनेजिंग लिक्विडिटी, लिक्विड रिसोर्सेज और करंट एसेट्स और नियर कैश एसेट्स so as to enhance the effectiveness which they are utilized with the view of minimizing the cost. While using liquidity as a decision criteria, the management takes the use of the ratios हम कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस करके आए हैं। तो रेशियो की यहाँ पे बात है, लिक्विडिटी रेशियो की बात हो गई, प्रोवाइड करता है प्रेजेंट कैश सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, हमें कि रिमेन सॉल्वेंट या हमें इनसॉल्वेंट की हमें तरफ हम बिजनेस को जा रहे हैं। तो लिक्विडिटी रेशियो की यहाँ पे बात यहाँ पे करी गई है, एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करी गई है, ये हम रेशियोज में पढ़ेंगे, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो लिक्विडिटी एज अ डिसीजन क्राइटेरिया इज इंपॉर्टेंट टूल इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल डिसीजंस आर अफेक्टेड बाय लिक्विडिटी एनालिसिस ऑफ द कंपनी। एरियाज क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द कैश एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ द फर्म, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ इन्वेंट्रीज को मैनेज करना, कंट्रोल करना, administration of fixed assets, taking decision to the efficient use and minimum cost, decision to keep the company position on sound basis to avoid the eventualities, प्रॉफिटेबिलिटी भी डिसीजन क्राइटेरिया है, जो मैंने आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में बताया। इसमें क्या लिखा है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर टेकिंग द डिसीजन फॉर डिफरेंट एंगल्स फॉर इवैल्यूएटिंग द after evaluating the performance of the company in different spheres. Example के तौर पे, if it becomes essential for the company to examine the profit per unit of the sale
Then it is done by estimating the profitability per rupee of sales. It is used as a measure of the comparison and standard of performance. इसको आप खुद रीड कर सकते हैं. हमारी लिक्विडिटी बेसिक है, हमें मेंटेन करने की जरूरत है, प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन करने की जरूरत है, तभी हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को अचीव कर पाएंगे और हम अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे. तो डिफरेंस यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात हो गई, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो की बात होगी. नेट प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल्स. हमारे यहाँ पे रेशियोज की बात कर रहा है कि हम ये रेशियोज को मेंटेन करके, ये रेशियोज को से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है. नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशियो. और यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स की ROI की बात करी गई. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है, हम रेशियो के चैप्टर्स में पढ़ के आए हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यहाँ मैं आपको बता देता हूँ. प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है फ्रॉम द एंगल ऑफ द शेयर होल्डर्स एंड रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट टू अर्न अ रिटर्न ऑन resources put by the shareholders. कैसे निकलता है ROI? EBIT divided by capital employed. EBIT divided by capital employed से हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स निकल जाता है. कितना मुझे रिटर्न आया इन्वेस्टमेंट्स पे, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स. हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं. कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, लॉन्ग टर्म डेट्स अगर डिबेंचर है, और माइनस नॉन ट्रेड एसेट्स आ जाते हैं. ईबीआईटी हम कैसे निकालते हैं मैंने आपको बता रखा है. अगर नहीं पता है तो हम कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपको बताएंगे कि पूरी हम कैलकुलेशन ऑफ ईपीएस या ईबीआईटी करते हैं तो सर हम कैसे करते हैं, राइट. EBIT is earning before interest and tax. Earning before interest and tax को मैं क्या कहता हूँ? EBIT कहता हूँ. सेल्स में से मैं वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूँ तो मेरा EBIT आ जाता है. Another way of computing the ratio. रेशियो कौन सा? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है. कैसे निकाल सकते हैं हम? EBIT डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू सेल्स डिवाइडेड बाय एसेट्स. तो मेरा सेल्स कैंसिल हो जाएगा. EBIT डिवाइडेड बाय एसेट्स से भी मेरा ROI निकल जाएगा, राइट. आगे बढ़ते हैं. कॉस्टिंग एंड रिस्क. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कॉस्टिंग की भी बात है. कॉस्टिंग मेरी कितनी होगी, मैं कहाँ पढ़ूंगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में पढ़ूंगा. कॉस्ट ऑफ कैपिटल में मैं क्या पढ़ूंगा? अगर मैंने इक्विटी से फाइनेंस करा है तो मेरी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी है, उसकी कितनी कॉस्ट आई. अगर मैंने डेप्स बिजनेस में इनसे पैसा इन्वेस्ट करा है डिबेंचर्स से तो मेरी कॉस्ट ऑफ डेप्ट कितनी है. मेरी प्रेफरेंस शेयर से मैंने पैसा इन्वेस्ट करा है, फाइनेंस करा है, तो मेरा केपी कितना है. तो यही यहाँ लिखा है. असेसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम वेरिंग सोर्सेज, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स या बॉन्ड्स. हम यहाँ पे कॉस्टिंग या उसका कितना रिस्क है एसोसिएटेड वो भी निकालने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे हम रिस्क की भी बात कर रहे हैं एसोसिएटेड विद फिक्स चार्जेस. अगर मैं KD निकालता हूँ दैट इज डिबेंचर्स, तो उसमें मेरा रिस्क या मिनिमम कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट मेरा क्या है? इंटरेस्ट. मुझे डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट देना ही पड़ता है. तो कितना इंटरेस्ट है, कितना मेरे पास सफिशिएंट रिटर्न्स हैं. कंपनी के पास सफिशिएंट रिटर्न्स होने चाहिए ताकि वो ये जो KB है कॉस्ट ऑफ ओनर्स फंड्स को सेटिस्फाई कर सके. ये सब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल में पढ़ेंगे. एंड लास्ट हम फाइनेंशियल मैनेजर के फंक्शंस की बात करते हैं. ये आपकी स्टडी मटेरियल में दे रखा है कि फाइनेंशियल मैनेजर जो मेरा बिजनेस का है, जो मेरी कंपनी का है, उसके क्या फंक्शंस हैं. फोरकास्टिंग ऑफ द कैश फ्लोज. मेरे कैश फ्लोज की मैं फोरकास्टिंग करता हूँ. दूरदृष्टि से मैं अनुमान लगाता हूँ. मैं एक एस्टिमेशन कर देखता हूँ पिछले साल के प्रॉफिट से, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, बैलेंस शीट से, P&L से, कि मेरी कितनी फोरकास्टिंग बनती है अपने एनुअल इनफ्लोज से. मेरे इन्वेस्टमेंट्स कितना रिटर्न मुझे दे रहे हैं उसकी मैं फोरकास्टिंग करता हूँ. कैश मेरा कितना आएगा, कैश मेरा कितना जाएगा. फोरकास्टिंग ऑफ कैश फ्लोज. रेजिंग फंड्स. फंड्स को मैं कैसे रेज करूं? इक्विटी से करूं, प्रेफरेंस से करूं, मैं डिबेंचर्स से करूं, या लोन लेके करूं, या कहाँ से मैं पैसा लाऊं. रेजिंग फंड्स कैसे होगा वो फाइनेंशियल मैनेजर डिसाइड करेगा. मैनेजिंग द फ्लो ऑफ इंटरनल फंड्स मैनेजर डिसाइड करेगा. फैसिलिटेट द कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, दिस वेरी इंपॉर्टेंट. फैसिलिटेट द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट लाइन एंड सर्विसेज. प्राइसिंग क्या रहेगी प्रोडक्ट की वो मैनेजर डिसाइड करेगा. फोरकास्टिंग ऑफ द प्रॉफिट्स मेरे आने वाले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में कितना मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ, फोरकास्ट कर रहा हूँ, वो मेरा फाइनेंशियल मैनेजर का फंक्शन है.
मेजरिंग इज रिक्वायर्ड रिटर्न, रिक्वायर्ड मैं कितनी रिटर्न रिक्वायर मेरी है वो मुझे बताना। मैनेजिंग द एसेट्स एंड मैनेजिंग द फंड्स, मेरे सारे जो फंक्शंस हैं फाइनेंशियल मैनेजर के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेरा फाइनेंशियल मैनेजर है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये ड्यूटीज हैं कि वो ये फुलफिल करे। I hope this lecture will has created a base of financial management, and क्योंकि यहाँ पे financial management का हमने base समझ लिया कि financial management हम क्यों पढ़ रहे हैं, आने वाले 50 hours में हम क्या सीखने वाले हैं, सारे chapters आपको एक एक करके कवर करेंगे। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या रहेगा, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रहेगा। हम कौन से चैप्टर में कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ेंगे, एक आइडिया लग गया होगा सर, क्योंकि हमारे यही सारे चैप्टर्स आने वाले हैं और यही सारे कंसेप्ट्स आगे चलने वाले हैं। I hope this video will help you to create base of whole financial management. I'll see you in the next lecture. Next chapter से start करेंगे and आगे बढ़ेंगे। Thank you for watching. See you in the next lecture. Thank you for watching. Stay connected, stay blessed. इसको रिवाइज कीजिए because ये चैप्टर इक्वली इम्पोर्टेंट है, आपको पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेस बनाता है, तो ये आपको समझ आना बहुत जरूरी है, तभी आपका आगे बेस बनेगा, आप आगे पहुंच पाएंगे। This is the first base which I have created. Thank you for watching. Stay connected, stay blessed. Bye bye.